नमस्कार, मैं हूं मृत्युंजय कुमार झा। शाम के 5:30 बज चुके हैं और अगले आधे घंटे तक आपके सवालों का सबसे बड़ा मंच तैयार है। अगर आपने कमोडिटी में ट्रेड किया है या फिर नया ट्रेड करना चाहते हैं, जानना चाहते हैं कि आपके लिए कहां पर कमाई के मौके हैं, तो आप सवाल पूछिए। नंबर आप नोट कर लें जिस नंबर पर आप सवाल पूछ सकते हैं, 02223001634। इसके अलावा आप 02223001635 पर भी अपना सवाल पूछ सकते हैं। चलिए अब हम बात करते हैं सबसे पहले कच्चे तेल की, क्योंकि कच्चे तेल की कीमतों में एक बार फिर से तेजी बढ़ गई है। ब्रेंट क्रूड का भाव $63 के ऊपर है, 2% तक दाम बढ़े हैं। WTI क्रूड 60 के करीब है और MCX पर भाव 4400 के करीब, 3% की तेजी यहां भी। कल करीब 5% दाम गिर गए थे, तो भारी उठापटक कच्चे तेल की कीमतों में बनी हुई है। इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ 3 खास मेहमान हैं। SG त्रिपाठी जी भी हैं, फॉर्मर ऑयल सेक्रेटरी, प्रथमेश माल्या हैं एंजल ब्रोकिंग के, और राजीव कपूर हैं ट्रस्ट लाइन के। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है। त्रिपाठी जी, मेरा पहला सवाल सर आपसे यही होगा कि क्रूड में मतलब कुल मिलाकर अगर एक लाइन में आप कहें तो क्रूड का मार्केट पिछले कुछ दिनों से कंफ्यूज है कि ऊपर जाना है कि नीचे जाना है, क्योंकि 2 खबरें एक साथ चल रही हैं। एक तरफ डिमांड घटने की आशंका बढ़ी है जिस तरह से कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं, यूरोप में लॉकडाउन और एक्सटेंड हो रहा है, और दूसरी तरफ सुएज कैनाल में जो डिसरप्शन आया है उससे यह आशंका है कि कच्चे तेल की सप्लाई में बड़ी गिरावट आ सकती है। करीब 10 बड़े ऑयल टैंकर वहां पर फंसे हुए हैं, जिसमें करीब 1,30,00,000 बैरल क्रूड की सप्लाई है। तो अब आप बताएं सर कि यहां आपके हिसाब से क्या असेसमेंट है क्रूड मार्केट को लेकर के, क्या प्राइस यहां से आगे होने वाला है? देखिए, क्रूड के सिलसिले में कुछ भी कहना मुश्किल होता है, क्योंकि ये इकोनॉमिक पैरामीटर्स तो इसमें लागू होते ही हैं डिमांड सप्लाई के, और इसमें पॉलिटिकल पैरामीटर्स भी अप्लाई होते हैं और इंटरनेशनल रिलेशंस भी होते हैं। अब इकोनॉमिक पैरामीटर्स में कोरोना का असर बढ़ रहा है, घट रहा है, इकोनॉमी आगे जा रही है कि इकोनॉमी के ऊपर मंदी आ रही है, ये सब चीजें हैं। साथ ही साथ कि सऊदी अरेबिया में हुती का अटैक हो रहा है, ईरान जो है सप्लाई करेगा कि नहीं करेगा, अमेरिका में जो ऑयल का प्रोडक्शन हो रहा था उसी तरीके से होगा नहीं होगा, ये सारे फैक्टर्स हैं। इसीलिए मैंने पहले कहा था कि 55 से $65 तक होना चाहिए। बीच बीच में कोई स्पाइक हो जाए, जैसे हुती अटैक हो गया सऊदी अरेबिया में तो करीब 69-70 के करीब पहुंच गया, लेकिन 55 से कम होने की कोई गुंजाइश नहीं लगती है। अब जो सुएज कैनाल का एक मामला आया है, इसमें देखिए भारत को कोई इसमें दिक्कत नहीं है, क्योंकि भारत को जो सप्लाई होती है वो मिडिल ईस्ट से, वो सुएज कैनाल के माध्यम से नहीं होती है। बहुत मामूली कोई सप्लाई इजिप्ट से या लीबिया से होती हो तो उसी पर असर होगा। बाकी जो मेन सप्लायर्स हैं वो सुएज कैनाल से नहीं है, वो उसके नीचे हैं। लेकिन इसमें सबसे ज्यादा असर यूरोप को होगा। यूरोप की सप्लाई सब सुएज कैनाल से होती है। मिडिल ईस्ट से जो भी यूरोप को सप्लाई होती है वो सुएज कैनाल से माध्यम से होती है, और सुएज कैनाल में जहाज फंसने से जहाजों के टैंकरों के जो रेंटल है और जो उनमें और चीजें हैं वो दिक्कत हो जाती है, और यूरोप में अगर कठिनाई होगी तो फिर सब जगह उसकी बिल्कुल ठीक बात है, असर होगा। तो आप कितने दिन तक सुएज कैनाल बंद रहती है इस पर है। अगर वो 2-3 दिन में खुल जाए तब तो कोई खास बात नहीं है, लेकिन अगर महीने 2 महीने तक बंद रहती है तो जरूर उस पर असर होगा, ये मैं समझता हूँ। हाँ, ठीक बात है, ठीक है। ये देखिए, और हम आपको सुएज कैनाल की तस्वीर भी दिखा रहे हैं। लेटेस्ट तस्वीर है ये सुएज कैनाल की, जहां पर जहाज फंसा है। ये तस्वीरों के जरिए भी आप देख सकते हैं कि किस तरह से वहां पर जो आवाजाही है वो ठप हुई है जहाज़ों की। ये हम आपको दिखा रहे हैं तस्वीरों के जरिए। ये विजुअल बहुत महत्वपूर्ण है, इसे आप देखकर समझ सकते हैं कि कितना बड़ा डिसरप्शन है सुएज कैनाल में ये जहाज फंसने के बाद, क्योंकि करीब करीब दुनिया का 12% ट्रेड सुएज कैनाल के जरिए होता है। लिहाजा अगर सुएज कैनाल में लंबे समय तक आवाजाही ठप रही तो इसका एक बड़ा इंपैक्ट ग्लोबली ट्रेड के ऊपर दिख सकता है और प्राइस के ऊपर भी दिखेगा। हम आपको सुएज कैनाल की सीधी तस्वीरें भी दिखा रहे हैं और सुएज कैनाल की अहमियत क्या है ये भी हम आपको बता रहे हैं। लेकिन त्रिपाठी जी, आपने बिल्कुल ठीक कहा कि भारत के पॉइंट ऑफ व्यू से सप्लाई पर कोई असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि हमारा करीब करीब सिर्फ 5% के आसपास ही सप्लाई वहां से सुएज कैनाल के जरिए इंडियन क्रूड को होती है। और खबर यह भी है कि अभी वहां पर इंडियन बाउंड कोई शिपमेंट ऐसा शायद नहीं हो, जिस तरह की जानकारी अलग अलग सोर्सेज से आ रही है। लेकिन मैं आपसे जानना चाहता हूं सर कि अगर ये क्लियर होने में थोड़ा वक्त लग जाता है, और अगर जो हमें जानकारी मिल रही है कि 1,13,00,000 बैरल की सप्लाई वहां पर फंसी हुई है,
अगर ये सप्लाई मार्केट में आने में और देर होती है तो क्या ग्लोबल प्राइस के ऊपर कितना बड़ा इम्पैक्ट आप इसका देख रहे हैं? हाँ, जरूर होगा। अगर ये सप्लाई यूरोप को नहीं पहुंचेगी तो ये स्वाभाविक है कि तुरंत यूरोप को कोई और सप्लाई जानी पड़ेगी, फिर वो सप्लाई जो ओवरऑल डिमांड सप्लाई का बैलेंस है उस पर असर पड़ेगा और फिर जरूर भाव बढ़ेंगे। ये बात सही है। और साथ ही साथ जो टैंकर फंसे हैं तो टैंकरों के रेंटल बढ़ रहे हैं, तो ये दोनों बातें होंगी। एक तो सप्लाई डिमांड पे असर पड़ेगा, दूसरे जो सब टैंकर्स में सप्लाई होती है टैंकर्स की कमी हो जाएगी तो उनकी रेट बढ़ेगी। इसलिए ये सही बात है कि अगर ये कुछ दिनों में 4-5 दिनों में ये ठीक नहीं हुआ तो इसका असर धीरे धीरे बढ़ता दिखाई देगा और फिर हम जो है रेट एकदम बढ़ने लगेगी। ठीक है, तो आप कह रहे हैं कि अगर जल्दी ये नॉर्मल नहीं हुआ तो रेट आगे निश्चित तौर पर बढ़ेंगे, उसका इम्पैक्ट यहाँ पर दिखेगा। हमारे साथ दो और मेहमान हैं। बहुत शुक्रिया त्रिपाठी जी आपका सर हमारे साथ जुड़ने के लिए और क्रूड के ऊपर अपना व्यू देने के लिए। जो हालात हमने अभी जिक्र किए प्रथमेश माल्या जी, ऐसे में जो लोग ट्रेड लेना चाहते हैं कच्चे तेल में, उनके लिए आपका व्यू, आपकी राय क्या है? गुड इवनिंग मृत्युंजय। मेरे ख्याल से रिस्क प्रीमियम काफ़ी हद तक क्रिएट हो चुका है ऑयल में, काफ़ी वॉलेटिलिटी भी चल रही है इस पर्टिकुलर काउंटर में। बट अगर ट्रेड के हिसाब से अगर आप पूछें तो मेरे ख्याल से सेल साइड में रहना बेटर स्ट्रैटेजी होगी। 3400 के आसपास अगर एक कमोडिटी आती है वहाँ पे सेल करना ज़रूरी है आपको। सॉरी 4400 के आसपास आपका स्टॉप लॉस रहना चाहिए 4460 और आपका टारगेट रहना चाहिए 4260। डिमांड को लेकर चिंताएं पॉसिबली बढ़ सकती है। यूरोप में लॉकडाउन की सिचुएशन आ गया है मेरे ख्याल से। अगेन इंडिया इज इन सेकेंड वेव। ये सारे सिचुएशंस मेरे ख्याल से डिमांड को लेकर कंसर्न्स कई हद तक क्रिएट कर सकते हैं। मेरे ख्याल से सेल करना बेटर स्ट्रैटेजी होगी। अच्छा ठीक है, तो आप कह रहे हैं कि सेल करना ज़्यादा बेटर होगा। आपका क्या व्यू है राजीव जी? गुड इवनिंग मृत्युंजय जी। सबसे पहले आपको, जी को और आपके सारे दर्शकों को होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जहां तक क्रूड ऑयल का सवाल है मृत्युंजय जी, मुझे लगता है कि क्रूड ऑयल 4400 के आसपास, जैसा प्रथमेश जी बता रहे हैं, एक अच्छा रेसिस्टेंस जोन भी है। टेक्निकली बात करें तो 4400 का स्तर अच्छा है बेचने के नजरिए से। 4440 रुपए का इसमें स्टॉप लॉस रखना चाहिए। हमें भी लगता है कि यहाँ से बाजार वापस नीचे करेक्ट कर सकता है 4320 4260 तक के लेवल। ओके, तो ये राय हो गई क्रूड के ऊपर। अब हम बात कर लेते हैं गोल्ड की, और गोल्ड पर आपका व्यू प्रथमेश माल्या जी इस वक्त मैं जानना चाहूंगा, क्योंकि गोल्ड की कीमतें लगातार दबाव में हैं। 44,600 के नीचे है गोल्ड का प्राइस। क्या किया जाए इस भाव पर? नितिन जी, जिनको फिजिकल में लेना है मेरे ख्याल से 56,000 का भाव और 44,000 का भाव काफ़ी अच्छा ड्रॉप है, तो फिजिकल में जो खरीदना चाहते हैं खरीद सकते हैं। बट ट्रेड पर्सपेक्टिव से अगर कुछ करना है तो फ्यूचर्स में सेल करने की सलाह रहेगी। 44,670 जो करीब यहाँ से 110 रुपये दूर है, वहाँ पे सेल करना चाहिए। 44,860 का स्टॉप लॉस लगाना चाहिए और नीचे में करीब 44,300 और 44,100 के टारगेट रहेंगे। मेरे ख्याल से सोने में सेल वाला ट्रेड फायदेमंद होने की पॉसिबिलिटी ज़्यादा है। ठीक है, तो ये राय है आपकी गोल्ड के ऊपर। आपका व्यू राजीव जी? बिल्कुल, मैं आज शाम के कारोबार के लिहाज से आपसे पूछ रहा हूं, आज शाम के कारोबार में गोल्ड में क्या करना चाहिए? मृत्युंजय जी देखिए, ओवरऑल बायस तो थोड़ा नेगेटिव साइड है, बट ऐसा लगता है कि एक बाउंस बैक दे सकता है अराउंड 44,700 तक का। तो हम थोड़ा कॉन्ट्रेरियन व्यू ले रहे हैं इसमें। 44,500 पर खरीदारी, 44,350 का स्टॉप लॉस, 44,700 का टारगेट। ठीक है, और अब हम शुरू करते हैं सवाल जवाब। पहला सवाल है कैलाश चंद्र मोदी का, सदलपुर से है हमारे साथ। पूछिए कैलाश जी। सर नमस्कार। सर वर्तमान सिनेरियो और वर्तमान रेट के अंदर कॉपर में लॉन्ग या शॉर्ट करना चाहिए, क्या करना चाहिए? कॉपर में लॉन्ग या शॉर्ट क्या करना चाहिए? ओके, बताइए प्रथमेश माल्या जी, क्या करना चाहिए कॉपर में? खरीदना चाहिए या बेचना चाहिए? मेरे ख्याल से 667 का भाव आया तो इनको खरीदना चाहिए और 664 का स्टॉप लगाना चाहिए और ऊपर में टारगेट 673 और 675 के रखने चाहिए। मेरे ख्याल से बाय में कॉपर अच्छी स्ट्रैटेजी रहेगी। ओके, अगला सवाल जैन साहब का है, एमपी से जुड़ रहे हैं हमारे साथ। पूछिए जैन साहब, नमस्कार, पूछिए।
नमस्ते सर। सर मेरा सर सोयाबीन पे सर, मैंने सोयाबीन में सर 5730 में सर मई का कॉन्ट्रैक्ट बाय किया सर, इसमें क्या करना, और सर चने पे सलाह चाहिए। बताइए राजीव जी, चना और सोयाबीन, क्या इन दोनों कमोडिटी के दाम अभी और बढ़ने वाले हैं? मृत्युंजय जी, जो सोयाबीन का ट्रेंड है वो अभी भी काफी स्ट्रांग लग रहा है। मुझे लगता है अभी ऊपर में सोयाबीन जो है 5920 तक का बिस्तर दिखा सकता है। तो इनकी जो बाइंग बनी हुई है उसमें बने रहें और एक स्टॉप लॉस मेंटेन कर लें सोयाबीन में। स्टॉप लॉस रख सकते हैं मृत्युंजय जी ये 5750 का, और ये अपनी पोजीशन में बने रहे। 5920 5950 तक के दाम मिल सकते हैं। और जहां तक चने का सवाल है, चना भी हमें थोड़ा सा यहाँ से तेज लगता है। 4980 तक का और 5000 तक का स्तर लगता है आता है। ओके, ठीक है। तो ये रहा आपकी चने पर और सोयाबीन पर। अगला सवाल है गोपाल का, चुरू राजस्थान से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। पूछिए गोपाल। जी सर नमस्कार। सर जी हाजिर में गुआर पड़ा है, तो कपूर जी सवाल है, ये 3200 आएगा या 4500 होगा 2 महीने में अगले? 3200 या 4500, बताइए कपूर साहब। मृत्युंजय जी देखिए, ना मुझे 3200 लग रहा है अभी फिलहाल, ना 4500 लग रहा है अगले एक डेढ़ महीने में। इनफैक्ट ऐसा लगता है कि नीचे में ये 3600 के स्तर पे जाके इसकी जो गिरावट है वो थम जानी चाहिए, और वहां से एक हम रिकवरी देख सकते हैं फिर से 3850 3900 तक की। और अगर 3900 के स्तर के ऊपर सस्टेन करता है बाजार, तो उस स्थिति में फिर हम इसे 4050 4100 का स्तर देख सकते हैं। ठीक है, और अब वक्त है रैपिड फायर राउंड का। प्रथमेश जी, आपकी पहली रैपिड फायर कॉल। मेरे ख्याल से कॉपर को खरीदना चाहिए 667, एंट्री पॉइंट 664, स्टॉप ओपन में 673 टारगेट। आपकी कॉल राजीव जी। मृत्युंजय जी, हमारी कॉल भी कॉपर में बाय है 667 पर, 664 का स्टॉप लॉस, 672 का टारगेट। आपकी आखिरी कॉल प्रथमेश जी। मेरे ख्याल से क्रूड में बेचना चाहिए 4380 4400 के रेंज में, 4460 का स्टॉप रहेगा, नीचे में टारगेट 4260 के रहेंगे। जी चलिए, बहुत शुक्रिया राजीव जी आपका और प्रथमेश जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, बताने के लिए कमोडिटी में कहां पर कमाई के मौके होंगे।